दर्शन का जन्म तब होता है जब इंसान रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे गहरे कारण को जानने की कोशिश करता है। मैं यहाँ क्यों हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? सही और गलत किसने तय किया? जो मैं देख पा रहा हूँ, क्या वो सच है या बस मेरे दिमाग का खेल है? यही वो पल है जहाँ से दर्शन की शुरुआत होती है। दर्शन शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ किताबों में लिखा ज्ञान नहीं, बल्कि वह गहरी समझ जो हमें जीवन, ब्रह्मांड और हमारे अस्तित्व को समझने में मदद करती है। विज्ञान आपको बताता है कि चीज़ें कैसे होती हैं। दर्शन पूछता है कि यह चीज़ें क्यों होती हैं और इसका हमारे जीवन से क्या मतलब है। उदाहरण के लिए, विज्ञान कहेगा बारिश पानी के बाष्पीकरण और संघनन से होती है। दर्शन पूछेगा बारिश का महत्व क्या है? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या यह जीवन के चक्र का हिस्सा है जिसे हमें सम्मान देना चाहिए? दर्शन के बीज तब पड़े जब मनुष्य ने गुफाओं से बाहर आकर आसमान, सितारों, ऋतुओं और अपने जीवन के पैटर्न को देखना शुरू किया। पहले लोग इन सवालों का जवाब कहानियों और मिथकों से देते थे, जैसे देवताओं की कहानी और धार्मिक ग्रंथ। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या इन घटनाओं के पीछे कोई तर्क है? क्या चीज़ें ऐसे ही होती हैं? क्या इसके पीछे कोई नियम छिपा हुआ है? यहीं से तर्क आधारित सोच की शुरुआत हुई और यही दर्शन की असली नींव है। अब आप सोच सकते हैं, ये सब सोचने का क्या फायदा? हमें तो जीना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन दर्शन हमें एक स्पष्ट सोच देता है। कंफ्यूजन के बादल हटाकर चीज़ों से को साफ देख पाते हैं। गहरे सवाल देता है, सतह के नीचे छिपे सच को खोज पाते हैं। जीवन की दिशा समझाता है, यह समझाता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। दर्शन सिर्फ क्लासरूम या किताबों में नहीं, बल्कि हर रोज हमारे निर्णयों में है। जब आप तय करते हैं कि नौकरी बदलनी है या नहीं, यह नैतिक और अस्तित्वगत प्रश्न है। जब आप किसी बहस में तर्क देते हैं, यह लॉजिक है। जब आप सोचते हैं कि सुंदर क्या है, तो यह एस्थेटिक्स है। जब आप कहते हैं कि हर किसी को बराबर हक मिलना चाहिए, तो यह पॉलिटिकल फिलॉसफी है। दर्शन को समझने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। जीवन का उद्देश्य क्या है? मीनिंग। समाज कैसा होना चाहिए? पॉलिटिक्स। सुंदरता क्या है? एस्थेटिक्स। क्या सही है और क्या गलत है? मॉरलिटी। मुझे क्या पता है और कैसे पता है? नॉलेज। मैं कौन हूँ? आइडेंटिटी। एक बार एक बच्चा अपने दादा से पूछता है, दादा, सूरज हर दिन उगता है, लेकिन क्यों? दादा पहले कहते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा है। लेकिन बच्चा फिर पूछता है, भगवान ने क्यों कहा? दादा सोच में पड़ जाते हैं। यही दर्शन है, सवालों की उस कड़ी को पकड़ना जो हमें गहरे से गहरे सच तक ले जाए। दर्शन को अक्सर लोग एक अजीब या ज़्यादा सोचने वाली चीज़ मान लेते हैं। कुछ कहते हैं, ये तो बस पुराने ज़माने के लोग करते थे। आज के समय में तो साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का ज़माना है। लेकिन सच्चाई ये है कि दर्शन हर विषय के पीछे खड़ा है, जैसे किसी इमारत का अनसीन फाउंडेशन। विज्ञान
क्या है और कैसे पर ध्यान देता है। गणित सटीक पैटर्न, संख्याओं और तर्कों के नियम पर चलता है। इतिहास जो पहले हुआ उसे दर्ज करता है और विश्लेषण करता है। कला भावनाओं और कल्पना और रचनात्मकता को व्यक्त करती है। दर्शन इन सब से अलग है क्योंकि यह पूछता है, हम जो जानते हैं क्या वह सही में है? हमारे मानने की बुनियाद क्या है? इन विषयों का असल उद्देश्य क्या होना चाहिए? दूसरे शब्दों में, दर्शन हर विषय की जड़ में जाकर उसकी नींव को जांचता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए विज्ञान ने एक नई दवा बनाई है जो किसी बीमारी को ठीक कर सकती है। विज्ञान कहेगा यह दवाई 95% लोगों पर असर करती है। दर्शन पूछेगा, क्या इस दवा का इस्तेमाल करना नैतिक है? क्या हम इसे हर किसी को दे दें, भले ही कुछ लोगों पर इसका बुरा असर हो सकता है? दर्शन तथ्यों को नहीं बल्कि उनके अर्थ और नैतिकता को देखता है। धर्म अक्सर निश्चित उत्तर देता है, जैसे यह सत्य है क्योंकि ग्रंथ में लिखा है। दर्शन कहता है, चलो इस उत्तर को भी परखते हैं, सवाल करते हैं और तर्क खोजते हैं। धर्म आपको आस्था देता है, दर्शन आपको तर्क देता है, और दोनों एक साथ भी चल सकते हैं अगर हम खुले मन से सोचें। कला हमें सुंदरता का अनुभव कराती है। दर्शन पूछता है, सुंदरता की परिभाषा क्या है? क्या सुंदरता केवल दिखने में है या अनुभव और भावनाओं में भी है? उदाहरण के लिए, एक पुरानी टूटी हुई किताब किसी को बेकार लगेगी, लेकिन किसी और के लिए वही किताब एक अनमोल कला का टुकड़ा हो सकती है। दर्शन इन नजरियों का विश्लेषण करता है। राजनीति समाज को चलाने के लिए व्यावहारिक तरीके देती है। दर्शन पूछता है, क्या यह तरीका न्यायपूर्ण है? क्या सत्ता का बंटवारा सही है? उदाहरण के लिए, अगर सरकार कहती है हम हर किसी को बराबर वेतन देंगे, राजनीति इसे लागू करने के तरीके सोचेगी। दर्शन पूछेगा, क्या यह न्याय है? क्या यह मेहनती और आलसी व्यक्ति को बराबर माना जाना चाहिए? अगर देखा जाए तो दूसरे विषय आंसर देने पर केंद्रित होते हैं। दर्शन क्वेश्चन को रिफाइन करता है, गहरा करता है और फिर उनसे मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालता है। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं। मेडिकल साइंस आपको इलाज सिखाएगा। दर्शन आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि मरीज को सच्चाई बतानी चाहिए या उसकी हिम्मत बनाए रखने के लिए कुछ छुपाना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, मैनेजमेंट आपको मुनाफा बढ़ाने के तरीके बताएगा। दर्शन पूछेगा कि क्या मुनाफा कमाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करना सही है? दर्शन और बाकी विषयों में फर्क यही है, बाकी विषय आपको क्या और कैसे बताते हैं। दर्शन आपको क्यों और क्या इसका मतलब है पूछने की आदत देता है। दर्शन की मुख्य शाखाएं। दर्शन को अगर एक विशाल पेड़ माने तो उसकी कई मोटी मोटी शाखाएं हैं और हर शाखा अलग दिशा में बढ़ती है, लेकिन सबका तना एक ही है, सत्य, ज्ञान और जीवन के अर्थ की खोज। इन शाखाओं को हम दर्शन की मुख्य शाखाएं कह सकते हैं। आमतौर पर दर्शन को 5-6 बड़ी श्रेणियों में बांटा जाता है। मेटामॉर्फोसिस, अधिभौतिक दर्शन, एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा, एथिक्स मतलब नीति शास्त्र, लॉजिक
तर्कशास्त्र, एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, कुछ लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ माइंड, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज जैसे विशेष शाखाएं भी जोड़ देते हैं। मेटाफिजिक्स, वास्तविकता की गहराई में। मेटाफिजिक्स यह पूछता है, असली हकीकत क्या है? क्या दुनिया वही है जो हम देख रहे हैं, या कुछ और भी है जो हमारी इंद्रियों से परे है? समय और स्थान की असली प्रकृति क्या है? उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सपना देख रहे हैं कि आप समुद्र के किनारे हैं। सपना बहुत रियल लगता है। मेटाफिजिक्स पूछेगा, हकीकत क्या है? सपना या जागी हुई दुनिया? और अगर सपना इतना रियल लगता है तो हम कैसे तय करें कि हम अभी सपने में नहीं हैं? एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान की जांच। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है ज्ञान का अध्ययन। ये पूछता है, हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं? क्या हमारी मान्यताएं सही हैं या बस आदतों और परंपराओं पर टिकी हैं? क्या हम कभी 100% निश्चित हो सकते हैं? जब कोई बच्चा पहली बार जानता है कि धरती गोल है, वो इसे अपने अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों से सुनकर मानता है। एपिस्टेमोलॉजी यही जांचेगा, क्या सिर्फ सुनकर मान लेना ज्ञान है या हमें सबूत चाहिए? एथिक्स, सही और गलत की खोज। एथिक्स कहता है क्या करना सही है और क्या गलत। ये सिर्फ कानून में नहीं चलता बल्कि नैतिकता की गहराई में जाता है। अगर कोई भूखा है और आपने उसके लिए खाना चुराया तो कानून कहेगा गलत, लेकिन नैतिक दृष्टि से क्या यह गलत है? एथिक्स ऐसे सवालों का विश्लेषण करता है। लॉजिक, सही सोचने की कला। लॉजिक हमें सिखाता है कैसे तर्क दें जो सटीक और ठोस हों, गलत तर्कों से कैसे बचें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे सारे बिल्लियां काली होती हैं, मेरी बिल्ली काली है इसलिए मेरी बिल्ली बिल्ली है, यह तर्क सही नहीं है क्योंकि नतीजा पहले से ही तय है। लॉजिक ऐसे भ्रम पकड़ता है। एस्थेटिक्स, सुंदर की परिभाषा। एस्थेटिक्स पूछता है, सुंदरता क्या है? क्या यह सबके लिए समान है या अलग अलग? ये कला, संगीत, साहित्य और डिजाइन में महत्वपूर्ण है। एक पुरानी खुरदुरी मूर्ति किसी को बेकार लगेगी, लेकिन किसी और के लिए वो इतिहास का खजाना है। इन सभी शाखाओं का हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रोज इस्तेमाल होता है। जब आप सोचते हैं क्या इस बार है, तो आप मेटाफिजिक्स में हैं। जब आप कहते हैं मुझे ये पता कैसे, आप एपिस्टेमोलॉजी में हैं। जब आप सोचते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए, आप एथिक्स में हैं। जब आप बहस करते हैं और अपने तर्कों की जांच करते हैं, तो आप लॉजिक में हैं। जब आप कहते हैं ये कितना सुंदर है, आप एस्थेटिक्स में हैं। दार्शनिक विधियां और दृष्टिकोण, फिलोसॉफिकल मेथड्स एंड अप्रोचेस। दर्शन सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि सही तरीके से सवाल पूछना और जवाब खोजना भी है। आपने नोट किया होगा, कोई भी विषय तभी गहराई पकड़ता है जब हम उसे समझने के लिए एक मेथड अपनाते हैं। वैसे ही दर्शन में भी अलग अलग मेथड्स और एंड अप्रोचेस हैं जो हमें विचारों की भूल भुलैयों में रास्ता दिखाते हैं। मान लीजिए आप और आपका एक दोस्त बहस कर रहे हैं, क्या समय वास्तविक है या बस एक मानसिक धारणा?
अगर आप दोनों बिना किसी नियम या पद्धति के बहस करेंगे तो नतीजा होगा एक लंबी बहस और अंत में चल छोड़ जो है सो है। लेकिन अगर आप किसी मेथड से चर्चा करेंगे तो आपकी बातें संगठित होंगी, आप तर्कों की जांच कर पाएंगे, गलत धारणाओं को साफ कर पाएंगे। ऐसे ही हम दर्शन की प्रमुख विधियां और दृष्टिकोण को यहाँ समझेंगे। पहली, तर्कशास्त्रीय विधि, लॉजिकल एंड एनालिटिकल विधि। इसमें हम विचारों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनका विश्लेषण करते हैं, गलत तर्कों को हटाकर सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उदाहरण, अगर कोई कहे सारे लोग लाल रंग पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हें भी लाल रंग पसंद होगा। लॉजिकल मेथड कहेगा ये निष्कर्ष गलत है क्योंकि व्यक्तिगत पसंद अलग हो सकती है। दूसरा, अनुभवजन्य विधि। इसमें हम अनुभव, अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित निष्कर्ष पर निकलते हैं। विज्ञान इसी विधि पर बहुत निर्भर है, लेकिन दर्शन में भी ये जरूरी है। उदाहरण के लिए, आप मानते हैं कि लोग दिन में ज्यादा खुश क्यों रहते हैं? एम्पिरिकल मेथड कहेगा चलो सर्वे करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि ये सच है या नहीं। तीसरा, प्रायोगिक विधि। इसमें हम कल्पना के जरिए प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग असल दुनिया में करना संभव नहीं होता, लेकिन दिमाग में करके हम विचारों की जांच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक दिमाग को एक कंप्यूटर में अपलोड कर दें तो क्या वो इंसान रहेगा? ये एक थॉट एक्सपीरियंस है जो हमें चेतना की परिभाषा पर सोचने पर मजबूर करता है। व्याख्यात्मक विधि। इसमें हम ग्रंथों, सांस्कृतिक मान्यताओं और भाषाओं की व्याख्या करते हैं। खासकर धार्मिक दर्शन और इतिहास के अध्ययन में इसका इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, गीता का कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसका अर्थ अलग अलग विद्वान अलग तरह से समझा सकते हैं। संदेहवादी दृष्टिकोण। इसमें हम हर चीज पर सवाल उठाते हैं जब तक ठोस सबूत न मिल जाए। इसका मकसद नकारात्मक होना नहीं, बल्कि सच तक पहुंचना है। उदाहरण, अगर कोई कहे ये पत्थर में चमत्कारिक शक्ति है, स्केप्टिक कहेगा सबूत दिखाओ वरना मैं नहीं मानूंगा। प्रैग्मेटिक दृष्टिकोण। इसमें हम विचारों को उनकी व्यावहारिक उपयोगिता से परखते हैं। अगर कोई विचार लोगों की जिंदगी बेहतर बनाता है तो वो मूल्यवान है। अगर ध्यान से लोगों का तनाव घटता है तो प्रैग्मेटिक दृष्टिकोण कहेगा चाहे इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हो या ना हो, ये अच्छा है क्योंकि असर अच्छा है। फिनोमेलॉजिकल विधि। इसमें हम व्यक्तिगत अनुभव और चेतना का अध्ययन करते हैं। मतलब चीजें हमें कैसे दिखती या महसूस होती हैं उस पर ध्यान देते हैं। अगर दो लोग एक ही संगीत सुनते हैं लेकिन एक को सुकून और दूसरों को उदासी महसूस होती है, फेनोमेलॉजी कहेगा कि ये व्यक्तिगत अनुभव के फर्क का मामला है। अक्सर एक दार्शनिक सिर्फ एक मेथड नहीं अपनाता, बल्कि कई मेथड्स को मिलाकर विचार करता है। हम इन मेथड्स का भी जिंदगी में रोजमर्रा में कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। जब आप किसी खबर पर तुरंत यकीन नहीं करते और स्रोत चेक करते हैं, यह है स्केप्टिकल मेथड। जब आप अपने अनुभव से सीखते हैं, एम्पिरिकल मेथड। जब आप सोचते हैं कि ये विचार प्रैक्टिकली काम करेगा या नहीं, प्रैग्मेटिक मेथड। पर्पस ऑफ फिलोसफी, दर्शन का उद्देश्य।
जब कोई पूछता है दर्शन का क्या काम है, तो कई लोग सोचते हैं कि दर्शन बस पुरानी किताबों में बंद गंभीर विद्वानों के बीच की चीज है। लेकिन असल में दर्शन का उद्देश्य इतना ही जीवंत और रोजमर्रा से जुड़ा हुआ है जितना पानी पीना या सांस लेना। दर्शन कोई रहस्यमय टावर में बैठा विद्वान नहीं, बल्कि वह दोस्त है जो आपको बार बार पूछता है, क्या तुम यकीन से जानते हो कि तुम जो जानते हो वो सच है? दर्शन का सबसे बुनियादी मकसद है सत्य की खोज। यह हमें सतही उत्तरों से आगे ले जाकर गहराई में जाने को कहता है। जैसे हम कहते हैं पैसा खुशी लाता है, दर्शन पूछता है क्या हमेशा, किसके लिए, किस उपस्थिति में। दर्शन हमें क्रिटिकल थिंकिंग देता है। यह सिखाता है कि कैसे तर्क में छुपी खामियों को पहचाना जाए। अगर कोई कहे सब लोग ये मानते हैं तो ये सही होगा, दर्शन कहेगा बहुमत होना, सच होना ये जरूरी नहीं है। दर्शन हमारे अस्तित्व के सवालों से जूझता है। हम क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन कैसा है। जब आप रात को छत पर बैठकर सोचते हैं मैं यहाँ क्यों हूँ, आप अनजाने में दर्शन कर रहे होते हैं। दर्शन हमें सही गलत के बीच फर्क समझाने में मदद करता है। यह नैतिक निर्णयों के लिए तैयार करता है। अगर आप सोचते हैं क्या मुझे झूठ बोलकर किसी को बचाना चाहिए, दर्शन आपको अलग अलग दृष्टिकोण दिखाएगा ताकि आप सही निर्णय लें। जब लोग सवाल पूछना और तर्क करना सीखते हैं तो अंधविश्वास, अन्याय और भेदभाव कम होता है। दर्शन हमें बेहतर नागरिक और बेहतर इंसान बनाता है। दर्शन के माध्यम से ही आप अपने विचारों, भावनाओं और मूल्यों को बेहतर समझते हैं। जीवन के मुश्किल चुनावों में क्लैरिटी आती है। दर्शन के माध्यम से ही बड़े सवालों का सामना करने की क्षमता आती है, जिससे चिंता कम होती है। मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स सब सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि यह कोई रहस्यमय या अलौकिक विषय है जिसमें भूत प्रेत या जादू की बातें होती हैं। लेकिन असल में मेटाफिजिक्स का काम है हकीकत की जड़ों को समझना। अगर दर्शन एक पेड़ है तो मेटाफिजिक्स उसकी जड़ें हैं। यह सवाल पूछते हैं असल में वास्तविकता क्या है, हम जो देखते हैं क्या वही सब कुछ है या कुछ और भी है, अस्तित्व की बुनियाद क्या है। मेटाफिजिक्स शब्द यूनानी दार्शनिक अरस्तु की किताबों से आया है। उसकी एक किताब का नाम था फिजिक्स। जो अध्याय भौतिकी के बाद आते थे उन्हें कहा गया मेटाफिजिक्स। लेकिन विषय का अर्थ था भौतिक चीजों के पार की सच्चाई को जानना। मेटाफिजिक्स के सवाल सुनकर लगेगा कि यह सिर्फ विद्वानों का खेल है, लेकिन ध्यान से सोचेंगे तो ये सवाल आपकी रोजमर्रा की सोच का हिस्सा है। क्या सच में कुछ होना का मतलब क्या है? जो चीज अभी नहीं है लेकिन भविष्य में होगी, क्या वह किसी रूप में मौजूद है? आपके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है, क्या वह आइडिया अस्तित्व में है या नहीं? जो हम महसूस करते हैं क्या वह हकीकत है या सिर्फ अनुभव? क्या सपना और जागना अलग है या दोनों किसी स्तर पर वास्तविक हैं? आपने सपना देखा कि आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, अचानक नींद खुल गई। सवाल ये, वह अनुभव क्या असली था या दिमाग का खेल? क्या हर घटना का कोई कारण है? क्या कर्म और भाग्य जैसे विचार परिणाम के नियम में फिट होते हैं? समय असली है या सिर्फ मानव दिमाग की कल्पना? क्या समय में यात्रा करना संभव है? क्या स्पेस का कोई अंत है?
अगर एक जहाज के सारे हिस्से बदल दिए जाएं, तो क्या वह वही जहाज रहेगा? इंसान जो बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है, क्या वह वही मैं है? मेटाफिजिक्स की कुछ शाखाएं। पहली, ओंटोलॉजी। इसमें हम अस्तित्व का अध्ययन करते हैं, क्या मौजूद है, और अस्तित्व के प्रकार पर विचार करते हैं। जैसे, क्या सिर्फ भौतिक ऋतुएं असली हैं या विचार और भावनाएं भी असली हैं? सेकंड, कॉस्मोलॉजी। इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और अंत के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा, फिलोसफी ऑफ माइंड। मन का दर्शन। चेतना क्या है? क्या दिमाग और आत्मा अलग है? चौथा, फिलोसफी ऑफ टाइम एंड स्पेस। समय और स्पेस की प्रकृति को समझना। कुछ लोग कहते हैं मेटाफिजिक्स बेकार है क्योंकि इसके जवाब पक्के नहीं मिलते, लेकिन सच्चाई यह है कि यही अनिश्चितता हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें सतही समझ से निकलकर अस्तित्व की गहराई में ले जाती है। मेटाफिजिक्स हमें बताती है कि हकीकत उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। ये हमें अपने अनुभव, धारणाएं और मान्यताओं को चुनौती देने की हिम्मत देती है। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी की ग्रीक शब्द एपिस्टेम और लोगोस से बना है। इसका अर्थ होता है ज्ञान का अध्ययन। हमें जो पता है वो हमें कैसे पता है? क्या हमारा ज्ञान भरोसेमंद है? क्या कोई चीज़ जानना संभव भी है, या सब बस विश्वास और भ्रम है? इस तरीके के सवाल एपिस्टेमोलॉजी में आते हैं। सोचिए, आप कहते हैं मुझे पता है कि कल बारिश होगी, लेकिन असल में आपको पता है या आप बस अनुमान लगा रहे हैं? एपिस्टेमोलॉजी ऐसे ही हर दावे की जांच करती है, क्या ये ज्ञान है, विश्वास है, या सिर्फ अंदाजा। दार्शनिक प्लेटो के अनुसार ज्ञान के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। बात सही होना चाहिए, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए, आपके पास उस विश्वास का तर्कसंगत आधार होना चाहिए। अगर आप कहते हैं सूरज कल उगेगा, तो यह सच है, आप मानते हैं और आपके पास वैज्ञानिक कारण है। एपिस्टेमोलॉजी ये भी पूछती है कि हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है। मुख्य स्रोत हैं अनुभववाद। ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से आता है, देखना, सुनना, छूना। जैसे पानी गीला है क्योंकि आपने महसूस किया। दूसरा, तर्कवाद, रैशनलिज्म। ज्ञान दिमाग और तर्क से आता है, कुछ बातें सोचकर ही जानी जाती हैं। जैसे 2+2=4, आपको देखने की जरूरत नहीं, दिमाग में समझ आ जाता है। तीसरा, मेमोरी, स्मृति। जो हमने पहले सीखा वह याद रखकर ज्ञान का हिस्सा बनता है। चौथा, टेस्टिमनी, गवाही, दूसरों के बताए गए पर भरोसा करना। आपने कभी अंटार्कटिका नहीं देखा, लेकिन किताबों और वीडियो से जानते हैं। एपिस्टेमोलॉजी मानती है कि हमारे ज्ञान की भी हदें हैं। हमारी इंद्रियां धोखा दे सकती हैं, हमारा दिमाग पूर्वाग्रहों से हो सकता है, भाषा हमारी सोच को सीमित कर सकती है। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा दिखना आंखों का धोखा है। एपिस्टेमोलॉजी क्यों जरूरी है? फेक न्यूज़ के ज़माने में सच और झूठ में फर्क करने के लिए, सही कारणों पर भरोसा करने के लिए, जिससे हम निर्णय ले सकें, हम जो जानते हैं उसे परखने के लिए, खुद को समझने में। एपिस्टेमोलॉजी हमें सिखाती है जो सुना वह सही या नहीं यह कैसे जांचें, जो सोचा वह तार्किक है या भावनाओं में बस बह गए। ये हमें एक समझदार, सतर्क और आलोचनात्मक सोच वाला इंसान बनाती है। एपिस्टेमोलॉजी हमें यह नहीं सिखाती कि सब कुछ जानो, बल्कि यह सिखाती है कि सही तरीके से जानो। यह हमें अंधविश्वास से बाहर निकालकर तर्क
और प्रमाण की राह पर लाती है। एथिक्स, नीति शास्त्र, सही क्या है और गलत क्या है, हमें किस तरह जीना चाहिए, हमारे कर्मों का नैतिक मूल्यांकन कैसे करें। जहाँ कानून हमें बताता है कि क्या करने की अनुमति है, एथिक्स हमें बताता है कि क्या करना सही है। सोचिए, आपको सड़क पर एक बटुआ मिला। कानून कह सकता है अगर नहीं मालिक नहीं मिलता तो आप रख सकते हैं, लेकिन नीति शास्त्र पूछेगा क्या यह सही है, क्या आपको इसे लौटाना चाहिए। नीति शास्त्र अक्सर इन तीन सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा इंसान बनना चाहते हैं, हमारे कर्मों के परिणाम क्या होंगे। एथिक्स की प्रमुख शाखाएं। पहली, नॉर्मेटिव एथिक्स। ये बताती है कि नैतिक रूप से सही क्या है। तीन बड़े सिद्धांत यहाँ आते हैं। परिणामवाद, कर्म सही है अगर उसका परिणाम अच्छा है। उदाहरण के लिए, अगर आपका झूठ किसी की जान बचा दे तो यह सही माना जा सकता है। कर्तव्यवाद, कुछ काम नैतिक रूप से सही या गलत होते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। उदाहरण, सच बोलना हमेशा सही है, भले किसी को दुख हो। गुण नैतिकता, अच्छे इंसान के गुण विकसित करो, बाकी सब अपने आप ठीक होगा। जैसे दयालु व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अच्छे फैसले लेगा। दूसरा, एप्लाइड एथिक्स। ये एथिक्स का इस्तेमाल खासकर परिस्थितियों में करता है। बिजनेस एथिक्स, व्यापार में ईमानदारी और जिम्मेदारी। मेडिकल एथिक्स, मरीज की सहमति और इलाज का नैतिक पक्ष। पर्यावरण एथिक्स, प्रकृति और संसाधनों के साथ नैतिक व्यवहार। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ये देखती है कि अलग अलग संस्कृतियां और समाज नैतिकता को कैसे समझते हैं। हर संस्कृति के अपने नैतिक नियम होते हैं, लेकिन कुछ मूल्य मूल्य जैसे ईमानदारी, अहिंसा, दया लगभग हर जगह सम्मानित हैं। एथिक्स हमें सिखाता है कि अपने मूल्यों को दूसरों के मूल्यों से तुलना करके समझें। कई लोग एथिक्स को धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन नीति शास्त्र केवल धार्मिक नियमों पर निर्भर नहीं करता। यह तर्क और अनुभव से भी नैतिक निष्कर्ष तक पहुंचता है। आज के दौर में एथिक्स की अहमियत और बढ़ गई है। क्या हमें बिना जांच के खबर शेयर करनी चाहिए? एआई और रोबोट के फैसलों की नैतिकता, क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदार हैं? एथिक्स हमें यह नहीं सिखाता कि हमेशा आसान रास्ता चुनो, बल्कि यह सिखाता है कि हमेशा सही रास्ता चुनो, चाहे वह मुश्किल क्यों ना हो। मेटा एथिक्स और मोरल साइकोलॉजी। मेटा एथिक्स, नैतिकता की जड़ में क्या है? मेटा एथिक्स एथिक्स की वह शाखा है जो पूछती है, जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ सही है तो उसका मतलब क्या होता है? क्या नैतिकता इंसानों ने बनाई है या यह ब्रह्मांड का एक स्थायी नियम है? क्या नैतिकता सचमुच सच होती है या हमारी सोच और संस्कृति का नतीजा है? सीधे शब्दों में, नॉर्मेटिक एथिक्स बताता है क्या सही है, लेकिन मेटा एथिक्स पूछता है सही का मतलब ही क्या है? मेटा एथिक्स के मुख्य सवाल। मेटा एथिक्स तीन स्तरों पर सवाल पूछता है। पहला, मोरल रियलिज्म बनाम मोरल एंटी रियलिज्म। मोरल रियलिज्म कहता है नैतिक सत्य वास्तव में मौजूद है, जैसे गणित के नियम। उदाहरण, हत्या गलत है, यह तथ्य हर जगह हर समय सही है। मोरल एंटी रियलिज्म कहता है नैतिकता इंसानों की सोच पर निर्भर करती है। उदाहरण, अलग संस्कृतियों में अलग नैतिक मापदंड होते हैं। मेटा एथिक्स
कि दूसरा सवाल, ऑब्जेक्टिज्म बनाम रिलेटिविज्म। ऑब्जेक्टिज्म नैतिक मूल्य सार्वभौमिक हैं, रिलेटिविज्म नैतिकता संस्कृति, समय और परिस्थिति पर बदलती है। तीसरा, मोरल लैंग्वेज। जब हम कहते हैं यह सही है, क्या हम एक तथ्य बता रहे हैं या सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं? उदाहरण, झूठ बोलना गलत है, क्या यह तथ्य है या हमारी नापसंदगी का बयान? मान लीजिए आप एक दोस्त से कहते हैं तुमने जो किया है वो गलत था। मेटा एथिक्स पूछता है, क्या आप सचमुच किसी सार्वभौमिक नैतिक नियम का हवाला दे रहे हैं या आप सिर्फ अपने व्यक्तिगत या सांस्कृतिक राय दे रहे हैं? मोरल साइकोलॉजी, दिमाग नैतिक फैसले कैसे लेता है? मोरल साइकोलॉजी यह समझने की कोशिश करता है कि हमारे भावनाएं, सोच और सामाजिक अनुभव नैतिक फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं। हम सोचते हैं कि नैतिक फैसले तर्क से आते हैं, लेकिन असल में हमारी भावनाएं जैसे गुस्सा, दया, शर्म पहले प्रतिक्रिया देती हैं। जैसे किसी को सड़क पर भूखा देखना, दया हमें मदद करने को प्रेरित करेगी, फिर हम तर्क से उसे सही ठहराते हैं। मोरल साइकोलॉजी बताता है कि इंसान अक्सर पहले भावनात्मक प्रतिक्रिया देता है और बाद में तर्क के जरिए उसे सही ठहराता है। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। पहला, प्री कन्वेंशनल, डर या इनाम के आधार पर फैसला लेना, झूठ मत बोलो वरना सजा मिलेगी। कन्वेंशनल, समाज के नियमों के आधार पर फैसला लेना, झूठ मत बोलो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। तीसरा, पोस्ट कन्वेंशनल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर फैसला लेना, झूठ मत बोलो क्योंकि सच कहना नैतिक रूप से सही है। हम सोचते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, लेकिन नैतिक फैसलों में हमारे निजी हित, समूह पहचान और पूर्व अनुभव बड़ा असर डालते हैं। मेटा एथिक्स और मोरल साइकोलॉजी दोनों मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ यह जानना काफ़ी नहीं कि क्या सही है, यह भी जानना ज़रूरी है कि हम क्यों सोचते हैं कि यह सही है, और यह पहचानना ज़रूरी है कि हमारे नैतिक फैसलों पर भावनाएं और सामाजिक दबाव कितना असर डालेगा। सोशल मीडिया के ज़माने में किसी विवादित मुद्दे पर राय देने से पहले समझना कि आप तथ्य पर बोल रहे हैं या भावनाओं के आधार पर। यह पहचानना कि कोई नीति नैतिक रूप से सही क्यों मानी जाती है। एआई और टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में मशीन को सिखाना कि सही का मतलब क्या है। मेटा एथिक्स हमें नैतिकता की जड़ समझाता है और मोरल साइकोलॉजी हमारे दिमाग के नैतिक तंत्र को पहचानने में मदद करता है। जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो हम न सिर्फ बेहतर फैसले लेते हैं, बल्कि यह भी समझ पाते हैं कि दुनिया में नैतिक मतभेद क्यों होते हैं। लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग। लॉजिक तर्कशास्त्र दर्शन की वह शाखा है जो सोचने के सही तरीके को समझाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम गलतियों से बचें और मजबूत तर्क बनाएं। आपने शायद देखा होगा, कई बार लोग बहस में तेज बोलकर या भावनाएं दिखाकर जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब तर्क सटीक और ठोस हो। लॉजिक हमें सच और झूठ में फर्क करने में मदद करता है, जटिल मुद्दों पर स्पष्ट सोचने में सहायक होता है, भावनात्मक बहसों में ठंडे दिमाग से निर्णय लेने में मदद करता है। लॉजिक के कई प्रकार हैं, जैसे डिडक्टिव लॉजिक, न्याय आधारित तर्क। इसमें हम सामान्य नियम से विशेष निष्कर्ष तक जाते हैं, जैसे सभी मनुष्य नश्वर हैं, राम मनुष्य है,
इसलिए राम नजबर है। अगर प्रारंभिक कथन सही है तो निष्कर्ष 100% सही होगा। दूसरा, इंडक्टिव लॉजिक, अनुमान आधारित तर्क। इसमें हम विशेष उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जैसे, मैंने जितने हंस देखे हैं सब सफेद थे, इसलिए सभी हंस सफेद होंगे। लेकिन यह जानना जरूरी नहीं कि सच हो, क्योंकि काले हंस भी होते हैं। एबडक्टिव लॉजिक, सर्वोत्तम अनुमान। इसमें हम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सबसे अच्छा अनुमान लगाते हैं। जैसे, सुबह जमीन गीली थी, शायद रात को बारिश हुई होगी। लॉजिकल फेल्वर, तर्क की गलतियां। कभी कभी तर्क सुनने में सही लगता है, लेकिन असल में उसमें गलती होती है। इन्हें फॉलिसीज कहते हैं। कुछ आम फॉलिसीज। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है जानकारी को अंधाधुंध स्वीकार करने के बजाय उसे जांचना, परखना और समझना। क्रिटिकल थिंकिंग के मुख्य चरण भी होते हैं, जैसे सवाल पूछना, क्या यह सच है? स्रोत की जांच करना, जानकारी कहाँ से आई? तर्क का विश्लेषण करना, क्या दलील ठोस है? पक्षपात पहचानना, क्या भावनाएं, राजनीति या संस्कृति असर डाल रही है? निष्कर्ष बनाना, तथ्यों के आधार पर, ना कि अफवाहों के आधार पर। क्रिटिकल थिंकिंग के रोजमर्रा के जीवन के कुछ उदाहरण। व्हाट्सएप पर आया कोई संदेश तुरंत शेयर करने से पहले सोचें, क्या इसका स्रोत भरोसेमंद है? किसी राजनीतिक भाषण को सुनकर पूछना, क्या आंकड़े सही हैं या बस शब्दों का खेल है? जब लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग सोच साथ आते हैं तो हम बहस में आसानी से धोखे से बचते हैं, सही और गलत में स्पष्ट फर्क करते हैं, जटिल समस्याओं को सरल हिस्सों में तोड़कर हल कर सकते हैं। दर्शन के बिना लॉजिक अधूरा है, और लॉजिक के बिना दर्शन सिर्फ कल्पना बन जाता है। दार्शनिकों ने हजारों साल पहले से तर्क के नियम बनाए ताकि सच तक पहुंचने का रास्ता साफ और निष्पक्ष हो। लॉजिक हमें सही ढंग से सोचने की कला देता है, और क्रिटिकल थिंकिंग हमें गलतियों और भ्रम से बचाती है। इन दोनों का अभ्यास आपको न केवल बेहतर दार्शनिक बनाएगा, बल्कि जीवन के हर फैसलों में आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास देगा। एस्थेटिक्स एंड फिलॉसफी ऑफ आर्ट। एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र, दर्शन की वह शाखा है जो सुंदरता, कला और स्वाद के बारे में विचार करती है। ये सवाल पूछती है, सुंदर क्या है? कला का उद्देश्य क्या है? क्या सुंदरता सिर्फ देखने वालों की आंखों में होती है, या उसका कोई सार्वभौमिक मानक भी है? शब्द एस्थेटिक्स ग्रीक शब्द एस्थेसिस से आया है, जिसका मतलब है इंद्रियों के माध्यम से अनुभव। यानी एस्थेटिक्स सिर्फ दृश्य सौंदर्य ही नहीं, बल्कि ध्वनि, स्पर्श, स्वाद और गंध, हर तरह के संवेदी अनुभव को समझने का विज्ञान है। फिलॉसफी ऑफ आर्ट एस्थेटिक्स का हिस्सा है, जो विशेष रूप से कला के अर्थ, उद्देश्य और मूल्य पर चर्चा करती है। यह पूछती है, कला को कला क्या बनाता है? क्या कला का कोई नियम है, या यह पूरी तरह व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है? क्या कला सिर्फ सुंदर होनी चाहिए, या उसे सामाजिक, राजनीतिक संदेश भी देने चाहिए? सुंदरता का सवाल। कुछ लोग मानते हैं कि सुंदरता के निश्चित मानक होते हैं, जैसे अनुपात, सामंजस्य, संतुलन, रंगों का मेल आदि। जैसे ताजमहल की वास्तुकला में जो संतुलन और अनुपात है, वह दुनिया भर में सुंदर मानी जाती है। दूसरे लोग कहते हैं कि सुंदरता पूरी तरह व्यक्तिगत अनुभव है,
जो मुझे सुंदर लगे वह ज़रूरी नहीं कि आपको भी लगे। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ों को सुंदर मानता है, कोई समुद्र को। एस्थेटिक्स में दार्शनिक दृष्टिकोण। प्लेटो के अनुसार कला केवल वास्तविकता की नकल है, इमिटेशन थ्योरी। वह मानते थे कि सच्ची सुंदरता भौतिक दुनिया से परे है, एक एक आदर्श फॉर्म्स की दुनिया में है। अरस्तु ने कहा कि कला हमें भावनाओं को शुद्ध करने का मौका देती है, खासकर नाटक और कविता के माध्यम से। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस सिद्धांत महत्वपूर्ण है। भरत मुनि के अनुसार कला का उद्देश्य रस जगाना है, जैसे श्रृंगार, वीर, करुण और हास्य रस आदि। कला केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह समाज की संस्कृति, राजनीति और विचारधारा को भी दर्शाती है। एक पेंटिंग युद्ध का विरोध कर सकती है, एक फिल्म समाज में महिलाओं की स्थिति को दिखा सकती है। एस्थेटिक्स हमें यह सिखाती है कि सुंदरता और कला सिर्फ आंखों की चीज नहीं, बल्कि यह मन, संस्कृति और भावनाओं का गहरा अनुभव है। फिलॉसफी ऑफ आर्ट हमें यह समझने में मदद करती है कि कला का उद्देश्य सिर्फ दिखना नहीं, बल्कि महसूस होना है। पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल फिलॉसफी दर्शन की वह शाखा है जो शक्ति, न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार और सरकार की प्रकृति और उद्देश्य पर विचार करती है। ये सवाल पूछती है, न्याय क्या है? एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? सरकार की असली भूमिका क्या है? क्या राज्य को हमारी आज़ादी सीमित करने का अधिकार है? इसका मुख्य उद्देश्य है समाज के संगठन और संचालन के लिए सिद्धांत बनाना। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए, क्या सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, कानून और नैतिकता का रिश्ता क्या है। राजनीतिक दर्शन का विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मॉडल पेश किए। प्रमुख प्रश्न, क्या न्याय केवल कानून का पालन है या नैतिक सच्चाई? क्या पूर्ण स्वतंत्रता संभव है या हमें कुछ सीमाएं स्वीकार करनी पड़ती हैं? क्या समान अवसर पर्याप्त है या समान परिणाम भी जरूरी है? क्या शक्ति केवल राज्य के पास होनी चाहिए या लोगों में विभाजित होनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य को आदर्शनिक राजा चलाना चाहिए। उनका मानना था कि जो व्यक्ति ज्ञान और नैतिकता में श्रेष्ठ है वही सत्ता का अधिकारी है। अरस्तु ने राजनीति को मानव के अच्छे जीवन की खोज माना। उन्होंने 3 अच्छे शासन के रूप बताए, राजतंत्र, अभिजात तंत्र और संवैधानिक सरकार। हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सबके खिलाफ सबका युद्ध, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल में जीता है। इसलिए लोग एक सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर राज्य को अधिकार सौंपते हैं। जॉन लॉक ने स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का काम नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। कार्ल मार्क्स ने राज्य को वर्ग संघर्ष का उपकरण माना और वर्गहीन साम्यवादी समाज की कल्पना दी। भारत में राजनीतिक दर्शन का विकास कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महाभारत के शांति पर्व और अशोक के शिवालिकों में देखा जाता है। आज भी पॉलिटिकल फिलॉसफी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले के जमाने में थी।
क्या इंटरनेट और सोशल मीडिया की आज़ादी पर नियंत्रण होना चाहिए? क्या जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम उठाना सरकार की जिम्मेदारी है? वैश्विक शासन और अंतर्राष्ट्रीय न्याय की क्या परिभाषा है? पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें यह समझाने में मदद करती है कि सरकार, कानून और समाज के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। क्या हमें सिर्फ क्या है नहीं बताती, बल्कि क्या होना चाहिए का भी रास्ता दिखाती है। फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज दर्शन की वह शाखा है जो यह समझाने की कोशिश करती है कि भाषा कैसे काम करती है, हम शब्दों से अर्थ कैसे बनाते हैं और भाषा का सोच व वास्तविकता से क्या रिश्ता है। सवाल पूछती है, शब्दों का मतलब कैसे तय होता है? क्या भाषा सिर्फ विचार व्यक्त करने का माध्यम है या यह हमारे सोचने के तरीके को भी प्रभावित करती है? सत्य और सत्य के बीच क्या संबंध है? हम इंसान अपनी सोच, भावनाएं और अनुभव भाषा के जरिए व्यक्त करते हैं। भाषा के बिना समाज का विकास असंभव है। ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं हो पाता। कला, साहित्य, विज्ञान सब अस्तित्व में नहीं आते। भाषा सिर्फ संचार का माध्यम नहीं बल्कि हमारी सोच की संरचना भी है। फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज के मुख्य प्रश्न: शब्दों का अर्थ कैसे बनता है? जब हम किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो क्या हम सच में उस वस्तु को छू पाते हैं? क्या भाषा दुनिया की सच्चाई को सही तरीके से पकड़ सकती है? हम कैसे तय करें कि किसी ने हमें सही समझा? प्रमुख दृष्टिकोण और विचारक। प्लेटो का मानना था कि शब्द वास्तविक वस्तुओं के आदर्श रूप से जुड़े होते हैं। अरस्तु ने भाषा को तार्किक श्रेणियों में बांटने की कोशिश की। लुड्विक ने उसकी प्रारंभिक सोच भाषा वास्तविकता का चित्र है। बाद में भाषा का अर्थ उसके उपयोग से तय होता है, यानी अर्थ किसी डिक्शनरी में नहीं बल्कि इस बात में है कि हम उस शब्द को जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। फर्डिनेंड डे सोश्योर ने बताया कि शब्द का रूप वह शब्द या वस्तु जिसे वह शब्द दर्शाता है उसका अर्थ होता है। नाओमी चॉम्स्की, उन्होंने कहा कि मनुष्य में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। भाषा सिर्फ विचार व्यक्त नहीं करती बल्कि विचारों को आकार देती है। अगर किसी भाषा में नीले रंग के 7 अलग शब्द हों तो उस भाषा के लोग नीले के अलग अलग शेड बेहतर पहचान पाते। अगर किसी भाषा में भविष्यकाल ना हो तो उसके लोग समय के बारे में अलग तरीके से सोच सकते हैं। इस विचार को सेपियर बोर्प हाइपोथेसिस कहते हैं। भाषा संस्कृति का वाहक है। जिस भाषा में हम सोचते हैं और बोलते हैं वह हमारे मूल्यों, दृष्टिकोण और पहचान को प्रभावित करती है। जब कोई भाषा खत्म होती है तो उसके साथ एक पूरी संस्कृति और ज्ञान का खजाना भी खत्म हो जाता है। भाषा का राजनीति और सत्ता से भी रिश्ता है। जो भाषा सत्ता में है वही समाज में मानक बन जाती है। आज के दौर में फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज के सामने नए सवाल हैं। इंटरनेट और इमोजी ने भाषा को कैसे बदला? क्या एआई सच में भाषा समझ हो सकता है? फेक न्यूज़ और गलत सूचना में भाषा की क्या भूमिका है? फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज हमें सिखाती है कि भाषा सिर्फ बोलने का साधन नहीं बल्कि हमारी सोच, समाज और वास्तविकता को गढ़ने वाला सबसे शक्तिशाली उपकरण है। जब हम भाषा के दर्शन को समझते हैं तो हम अपने सोचने और संवाद करने की क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। ग्रीक फिलॉसफी। ग्रीक दर्शन को पश्चिमी दर्शन की जड़ कहा जाता है।
यही वह जमीन है जहाँ से राजनीति का सिद्धांत, विज्ञान की बुनियाद, तर्कशास्त्र, नैतिक दर्शन सबकी शुरुआत हुई। ग्रीक दार्शनिकों ने ऐसे सवाल उठाए जो आज भी आधुनिक विचारों की रीढ़ है। सत्य क्या है? न्याय कैसा होना चाहिए? जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होता है? प्री सोक्रेटिक, लगभग 600 से 400 ईसा पूर्व, ये वो विचारक थे जो सुकरात से पहले आए और जिन्होंने प्रकृति और सृष्टि को समझने की कोशिश की। मुख्य नाम थेल्स, कहा कि ब्रह्मांड एक मूल तत्व पानी है। एनाक्सिमेंडर अनंत को मूल कारण मानते थे। हेराक्लिटस, कहा कि सब कुछ बदल रहा है। पार्मेनिडिस, कहा कि परिवर्तन एक भ्रम है और वास्तविकता शाश्वत है। इनका उद्देश्य था कि दुनिया को कहानियों और मिथकों से हटाकर तर्क और अवलोकन से समझा जाए। क्लासिकल पीरियड 400 से 323 ईसा पूर्व, यहीं से दर्शन ने अपनी ऊंचाई पाई। इस काल के तीन महान नायक, पहला सुक्रेटिस, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके सवाल पूछने का तरीका इतना शक्तिशाली था कि आज भी शिक्षा में प्रयोग होता है। उनका उद्देश्य था लोगों को खुद सोचने के लिए प्रेरित करना। उनका प्रसिद्ध कथन, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, सुकरात ने नैतिकता को केंद्र में रखा। अच्छा जीवन क्या है? प्लेटो, सुकरात के शिष्य जिन्होंने एकेडमी नामक पहला विश्वविद्यालय खोला। फॉर्म्स का सिद्धांत, वास्तविकता में एक आदर्श रूप होता है जो परिपूर्ण और शाश्वत है। जो हम देखते हैं वह उसका अपूर्ण प्रतिबिंब है। इनकी किताबें द रिपब्लिक, फीडो, सैम्पसन्स, न्याय, राजनीति और आत्मा की अमरता पर गहरी सोच। अरस्तु, प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु, लॉजिक की औपचारिकता संरचना दी। उन्होंने कहा कि ज्ञान अनुभव और अवलोकन से आता है। उन्होंने विज्ञान, कला, नैतिकता, राजनीति, लगभग हर क्षेत्र में योगदान दिया। हेलेनिस्टिक पीरियड 323 से 30 ईसा पूर्व, अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद ग्रीक साम्राज्य फैला और दर्शन के अलग अलग स्कूल बने। स्टोइसिज्म, सदाचार और आत्मनियंत्रण पर जोर। एपिक्यूरिज्म, जीवन के सुख, प्लेजर को लक्ष्य मानना लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ। एस्केपिज्म, किसी भी चीज पर पूरी तरह यकीन न करना, सबको प्रश्न करना। ग्रीक दर्शन की खास बातें, मिथकों और अंधविश्वासों की जगह तर्क और कारण पर जोर देना। मनुष्य और उसका जीवन दर्शन का मुख्य विषय मनुष्य केंद्र में। खगोल शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, राजनीति, सब एक साथ, मतलब विज्ञान और दर्शन का मेल। ग्रीक दर्शन से कुछ सीखें। प्रश्न करना बंद ना करें, सुकरात की तरह। सत्य की खोज, प्लेटो की तरह। अनुभव और अवलोकन का महत्व, अरस्तु की तरह। नैतिक और व्यवहारिक जीवन में संतुलन, स्टोइक की तरह। आज के जीवन में ग्रीक दर्शन की महत्व भूमिका, शिक्षा में सुकराट मेथड का इस्तेमाल, राजनीति में प्लेटो और अरस्तु के विचार, मनोविज्ञान में स्टोइक तकनीक जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। ग्रीक दर्शन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और सवालों की ताकत से समाज को बदला जा सकता है। भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। यहाँ दर्शन केवल बौद्धिक बहस या तर्क का विषय नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। भारत में दर्शन को दर्शन कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देखना और सत्य और वास्तविकता
प्रत्यक्ष अनुभव से देखना और समझना। भारतीय दर्शन की खासियत यह है कि यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आध्यात्मिक अभ्यास, नैतिक जीवन और मोक्ष, आत्मा की मुक्ति को भी अपना केंद्र मानता है। भारतीय दर्शन को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है: आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक वे दर्शन जो वेदों को प्रमाण मानते हैं। नास्तिक दर्शन वे दर्शन जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। आस्तिक दर्शन पहला, षड दर्शन, सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल। पहला, सांख्य दर्शन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित। इसकी खास बात है, ब्रह्मांड को तत्वों से बना है: पुरुष, चेतना और प्रकृति, भौतिक जगत। मुक्ति तब मिलती है जब हम मान लें कि आत्मा प्रकृति से अलग है। योग दर्शन, पतंजलि द्वारा अष्टांग योग के माध्यम से मन और आत्मा का शुद्धिकरण। उद्देश्य मन को स्थिर करना और परमात्मा से मिलन। न्याय दर्शन, गौतम ऋषि तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य की खोज। वैशेषिक दर्शन, कणाद मुनि पदार्थ और उसकी श्रेणियों का अध्ययन। परमाणु सिद्धांत, ब्रह्मांड अणुओं से बना है। मीमांसा, जैमिनी द्वारा लिखित, वेदों के कर्म कांडों और ज्ञान पर यज्ञ पर जोर। जीवन के धर्म, कर्तव्य के महत्व पर बल। वेदांत, बादरायण उपनिषद के विचारों पर आधारित। आत्मा और ब्रह्म की एकता, अहम ब्रह्मास्मि। अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत आदि उपशाखाएं। नास्तिक दर्शन, गौतम बुद्ध, बौद्ध दर्शन, चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। अनित्य, आत्मा और करुणा। जैन दर्शन, महावीर द्वारा दिए। अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अनेकोनतावाद। चारवाक दर्शन, भौतिकवादी विचारधारा, केवल प्रत्यक्ष अनुभव को प्रमाण मानना, परलोक और आत्मा को ना मानना। भारतीय दर्शन केवल सोचने तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन में उतरता है। जन्म मरण के चक्र से छुटकारा देने पर जोर देता है। अलग अलग विचारधाराओं का सम्मान करता है। केवल पढ़ने से नहीं, जीने से ज्ञान को महत्व देता है। योग और ध्यान मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्व भर में अपनाए जा रहे हैं। अहिंसा और करुणा गांधी जी के आंदोलनों की नींव बनी। तर्क शक्ति, न्याय दर्शन का आधुनिक विज्ञान और लॉजिक में योगदान। चाइनीज फिलॉसफी, चीनी दर्शन का विकास लगभग 3000 साल पहले हुआ, और यह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। यह चीन के राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक जीवन को आकार देने वाली ताकत बन गया। भारत की तरह चीन में भी दर्शन का उद्देश्य सिर्फ सोचना नहीं था, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका खोजना था। चीनी दर्शन मुख्य रूप से मानव संबंधों, नैतिकता, समाज व्यवस्था और प्रकृति के साथ संतुलन पर केंद्र रहा। चीनी दर्शन के प्रमुख धाराएं: कन्फ्यूशियनिज्म, संस्थापक कन्फ्यूशियस। मुख्य विचार: मानवता, दूसरों के प्रति दया और करुणा, समाज में नियम और परंपरा का पालन, सही और गलत में भेद करना, परिवार और बड़ों का सम्मान करना। ताओवाद या दाओवाद, संस्थापक लाओ त्सु। मुख्य विचार: ब्रह्मांड का प्राकृतिक नियम जिसके साथ सामंजस्य में जीना चाहिए, जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से कार्य करना, संतुलन और यिन और यांग, विपरीत शक्तियों का सामंजस्य। लीगलिज्म, संस्थापक हाइन फेई। मुख्य विचार: कठोर कानून और सख्त सजा से ही समाज में व्यवस्था आ सकती है, नैतिकता से ज्यादा कानून का डर जरूरी है। मोहिज्म, संस्थापक मोजी।
मुख्य विचार: सभी के साथ समान प्रेम और सम्मान, युद्ध और हिंसा का विरोध। चीनी दर्शन केवल सिद्धांत नहीं बल्कि समाज और राजनीति में इसका सीधा प्रयोग किया जाता है। प्रकृति, परिवार और समाज का संतुलन, मानव केंद्रित दृष्टिकोण इसके कुछ विशेषताएं हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था में संतुलन इसकी विशेषताएं हैं। जापानी दर्शन। जापानी दर्शन कई परतों वाला है। यह स्थानीय धार्मिक विश्वासों यानी शिंतो, चीनी दर्शन, कन्फ्यूशियनिज्म और ताओवाद और भारतीय बौद्ध धर्म के गहरे प्रभाव का मिश्रण है। जापान ने इन विचारों को केवल अपनाया नहीं बल्कि संस्कृति, अनुशासन, कला और युद्ध नीति के साथ मिलकर एक अनोखा दर्शन बनाया। जापानी दर्शन के प्रमुख स्रोत: शिंतो, कामी का मार्ग, मुख्य विचार। प्रकृति, वस्तुओं और पूर्वजों में मौजूद पवित्र ऊर्जा, मन, शरीर और वातावरण को स्वच्छ रखना। पेड़ नहीं, पेड़, नदी, पहाड़, सब में ईश्वर की उपस्थिति। जापान में आज भी लोग घर में छोटा सा कामी सेल्फ रखते हैं जहां रोज सुबह जल या चावल अर्पित किए जाते हैं। जैन बुद्धिज्म। मूल: भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म चीन में चान बना और फिर जापान में जैन। मुख्य विचार: ध्यान ज्ञान पाने का मुख्य साधन है। सीधी अनुभूति, किताबों में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव में सत्य। साधारण जीवन की गहराई, रोजमर्रा के काम भी ध्यान का रूप बन सकते हैं। कोई व्यक्ति सुबह चाय बनाते समय पूरे मन से सिर्फ चाय पर ध्यान केंद्रित करे, यह टी सेरेमनी जापान का जैन अभ्यास है। बुशीडो, योद्धा का मार्ग, प्रभाव, समुराई संस्कृति। मुख्य सिद्धांत: हॉनर, अपने वचन और नाम की रक्षा। निष्ठा, अपने स्वामी या उद्देश्य के प्रति समर्पण। साहस और आत्मसंयम, कठिनाई में भी धैर्य रखना। आज भी जापानी जैसे लोग समय की पाबंदी और काम के प्रति निष्ठा को बिसुडो की विरासत मानते हैं। बाबी साबी, अपूर्णता की सुंदरता। मुख्य विचार: चीजों की सादगी और प्राकृतिक गिरावट में भी सौंदर्य देखना। पूर्णता की बजाय अपूर्णता को स्वीकार करना। किसी पुराने दरार वाले मिट्टी के कप को फेंकने के बजाय उसे सोने की परत से जोड़ना। कित्सुंगी कला, यह बाबे साबी दर्शन का है। मध्यकालीन दर्शन, मेडिवल फिलॉसफी। मध्यकालीन दर्शन लगभग 5वीं सदी से 15वीं सदी का दौर है जब यूरोप और इस्लामिक जगत दोनों में दर्शन, धर्म, ईश्वर और आस्था के इर्द गिर्द घूम रहा था। इस समय का मुख्य प्रश्न था हमारी बुद्धि और ईश्वर पर विश्वास दोनों को कैसे साथ लाया जाए। इसलिए इस युग के अधिकांश दार्शनिक या तो धार्मिक विद्वान थे या धर्म से जुड़े सवालों पर काम कर रहे थे। 3 मुख्य धाराएं: ईसाई मध्यकालीन दर्शन, प्रारंभिक काल, सेंट अगस्टीन। उन्होंने प्लेटो के विचारों को ईसाई धर्म के साथ जोड़ा। उनका मानना था कि सच्चा सुख ईश्वर में मिल सकता है, न कि सांसारिक वस्तुओं में। जैसे अंधेरे कमरे में सिर्फ एक खिड़की से आने वाली रोशनी ही सबको दिख सकती है, वैसे ही ईश्वर का प्रकाश ही सत्य दिखाता है। उच्च मध्यकाल, सेंट थॉमस इक्विनॉक्स। उन्होंने अरस्तु के तर्कशास्त्र को ईसाई धर्म के साथ मिलाया। कहा, फेथ और रीजन में टकराव नहीं बल्कि सामंजस्य है। जैसे जैसे जीवन विज्ञान हमें सिखाता है बारिश कैसे होती है, लेकिन धर्म हमें सिखाता है कि बारिश जीवन का वरदान क्यों है। इस्लामी मध्यकालीन दर्शन, अल फराबी, इब्न सीना, इब्न रुश्द।
इन विद्वानों ने यूनानी दर्शन को अरबी में अनुवाद किया और आगे विकसित किया। इब्न सीना ने आत्मा, तर्क और ईश्वर के अस्तित्व पर विस्तृत काम किया। इब्न रुशद ने कहा कि धर्म और दर्शन एक ही सत्य के दो रास्ते हैं, जैसे एक ही शहर तक जाने के दो रास्ते हों, एक तेज और सीधा दर्शन और एक सुंदर नज़ारों से भरा धर्म। यहूदी मध्यकालीन दर्शन मेमोनाइट्स उन्होंने अरस्तु के विचारों को यहूदी धर्म से जोड़ा। उनका लक्ष्य था कि धार्मिक ग्रंथों को बुद्धि के साथ समझा जाए। ये सभी दर्शन कुछ मुख्य विचारों पर काम करते हैं, जैसे ईश्वर का अस्तित्व क्या है, आत्मा की प्रकृति क्या है, क्या आत्मा अमर है, बुराई की समस्या, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान या दयालु है तो दुनिया में बुराई क्यों है, विनाश बनाम तर्क, क्या धार्मिक आस्था विज्ञान और दर्शन से टकराती है या उन्हें पूरक करती है। पुनर्जागरण और प्रारंभिक आधुनिक दर्शन। पुनर्जागरण का अर्थ है पुनः जन्म। यह एक ऐसा दौर था लगभग 14वीं सदी से 17वीं सदी तक जब यूरोप ने एक लंबी धार्मिक केंद्रित नींव से जागकर कला, विज्ञान और मानवीय मूल्यों की ओर देखा। यह वह समय था जब लोग कहने लगे, हम सिर्फ ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और अनुभव के अनुसार भी दुनिया को समझ सकते हैं। मध्यकाल के बाद यूरोप में काली मौत जैसी आपदाओं और चर्च के अंधेरे नियंत्रण से समाज थक चुका था। यूनानी और रोमन ग्रंथों का पुनः जो खोज अरबी अनुवादों से हुआ, व्यापार, यात्रा और मुद्रण कला के विकास ने विचारों को तेजी से फैलाया। इस समय जन्मे कुछ दर्शन ह्यूमनिज्म, मानवीय क्षमता, कला और शिक्षा पर जोर। उदाहरण, जैसे पहले सारा ध्यान सिर्फ मंदिर बनाने पर था, अब लोग पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशालाएं बनाने लगे। प्रमुख नाम पेत्रार्क, इरास्मस। विज्ञान और तर्क का उदय, निकोलस कोपरनिकस। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। गैलीलियो गैलीली, दूरबीन से आसमान का निरीक्षण, चर्च से टकराव। जोहान्स केपलर, ग्रहों की गति के नियम। यह दौर वैज्ञानिक क्रांति की नींव बना। दार्शनिक बदलाव, फ्रांसिस बेकन, अनुभववाद यानी ज्ञान अनुभव और अवलोकन से आता है। रेने डेकार्टे, कोगिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तर्कवाद का आधार। थॉमस हॉब्स, राजनीति को धर्म से अलग करके शक्ति और सामाजिक अनुभव की बात की। यह समय चर्च और स्वतंत्र सोच के बीच बड़े टकराव का था। गैलीलियो को अपनी वैज्ञानिक खोजों के लिए चर्च के सामने झुकना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे तर्क और विज्ञान ने समाज में जगह बनाई। इसके द्वारा कला और साहित्य और विज्ञान में उछाल आया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और सोच को महत्व मिलने लगा। शिक्षा का धर्म से अलग हुआ। नए महाद्वीपों की खोज, जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा ने दुनिया की सोच को व्यापक बनाया। 19वीं सदी का दर्शन। 19वीं सदी वह समय था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन, परिवहन और शहरों के जीवन को बदल दिया। राजनीतिक क्रांतियां, फ्रांस अमेरिका ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचार फैलाए। विज्ञान, डार्विन का विकासवाद और तकनीक ने जीवन के सभी पहलुओं को छुआ। इस दौर का दर्शन इन बदलावों की प्रक्रिया के रूप में विकसित हुआ, कहीं उत्साह, कहीं डर और कहीं विद्रोह। इस समय कुछ दर्शन भी या कुछ विचारधाराएं उपजी, जैसे जर्मन आदर्शवाद। इमैनुएल कांट ने 18वीं सदी के अंत में जो बीज बोए, उन्हें हेगेल, फिस्टे, सेलिंग ने आगे बढ़ाया। हेगेल ऐतिहासिक तर्क की प्रक्रिया है।
इतिहास तर्क की प्रक्रिया है, डायलेक्टिक पद्धति थी। यह सोच कहती है कि वास्तविकता सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि विचारों की भी गहरी दुनिया है। मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने पूंजीवाद की आलोचना की, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि इतिहास का इंजन आर्थिक शक्तियों और वर्ग संघर्ष है। दुनिया को सिर्फ समझना नहीं बदलना जरूरी है। मार्क्सवाद ने आगे चलकर राजनीति, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र पर गहरा असर डाला। अस्तित्ववाद की शुरुआत, सारेन कीकीगार्डे व्यक्तिगत चुनाव और ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भीड़ के पीछे चलना आसान है, लेकिन असली ईमानदारी अपनी व्यक्तिगत सच्चाई को जीने में है। यूटिलिटेरियनिज्म, जेरेमी बेथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, सबसे बड़ी खुशी सबसे ज्यादा लोगों के लिए, सामाजिक सुधार, शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। डार्विन का प्रभाव, चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिया। दर्शन का असर, मनुष्य को अब ईश्वर की विशेष रचना नहीं बल्कि प्रकृति के विकास की एक कड़ी के रूप में देखा जाने लगा। इससे नैतिकता, धर्म और विचार के बीच नए सवाल खड़े हुए। औद्योगिक क्रांति ने अमेरिकी गरीबी का अंतर पैदा किया। मजदूर आंदोलन, यूनियन और समाजवादी विचार फैलने लगे। राष्ट्रवाद ने कई देशों की स्वतंत्रता की लड़ाई को जन्म दिया। मार्क्सवाद आज भी आर्थिक असमानता पर बहस में जिंदा है। अस्तित्ववाद ने आधुनिक मनोविज्ञान और आत्म सहायता विचारधारा को प्रेरित किया। यूटिलिटेरियन सोच नीति निर्माण, कानून और नैतिक निर्णयों में इस्तेमाल होती है। 20वीं सदी का दर्शन, 20वीं सदी के दर्शन में दुनिया तेजी से बदल रही थी। पहला और दूसरा विश्व युद्ध, इंसानियत की नैतिकता, राजनीति और प्रगति पर सवाल, विज्ञान में क्रांति, आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स और कंप्यूटर का जन्म, औपनिवेशिक देशों की आज़ादी, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में राजनीतिक स्वतंत्रता की लहर, शहरीकरण और तकनीकी उन्नति, नए नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रश्न। इन परिस्थितियों ने दार्शनिकों को प्रेरित किया कि वे न केवल सत्य क्या है पूछें बल्कि मानव अस्तित्व का उद्देश्य क्या है भी समझें। इस समय जन्मे कुछ दार्शनिक धाराएं, अस्तित्ववाद, प्रतिनिधि, जहाँ पॉल सात्र, सिमोन दे बाउवार, अल्बर्ट कामू। विचार, मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर खुद अपने अर्थ को गढ़ता है। ईश्वर का अभाव या उसकी गैर हाजिरी को मानते हुए मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अल्बर्ट कामू ने बताया, जीवन बेमतलब है लेकिन हम विद्रोह करके उसे अर्थ दे सकते हैं। विश्लेषणात्मक दर्शन, एनालिटिकल फिलॉसफी, प्रमुख केंद्र इंग्लैंड और अमेरिका। प्रतिनिधि, रसेल और लुडविग, भाषा, तर्क और विज्ञान की सटीकता पर जोर। उद्देश्य, दर्शन को गणित और विज्ञान की तरह स्पष्ट बनाना। प्रैग्मैटिज्म, अमेरिकी परंपरा, विलियम जेम्स, जॉन ड्यूई। विचार क्या थे? सत्य वह है जो व्यावहारिक रूप से काम करे। शिक्षा, लोकतंत्र और सामाजिक सुधार में बड़ा योगदान। फिनोमेनोलॉजी, प्रतिनिधि, एडमंड हसरल और मार्टिन हाइडेगर। उद्देश्य, चीजों का अध्ययन कैसे करना है जैसे वे हमारे अनुभव से आती है, बिना पूर्वग्रह के। पोस्ट मॉडर्निज्म, प्रतिनिधि, मिशेल फूको, जे देरिंदा, जॉन बोद्रियार। विचार, कोई एक सर्वमान्य सत्य नहीं है, हर चीज संदर्भ और शक्ति के खेल पर निर्भर है। भाषा, संस्कृति और सत्य की भूमिका पर गहन विश्लेषण। क्रिटिकल थ्योरी, फ्रैंकफर्ट स्कूल, थियोडोर आडोर्नो,
मैक्स और हार्वर्ड कन्फ्यूज, पूंजीवाद, मीडिया और उपभोक्ता की आलोचना। अस्तित्ववाद ने आधुनिक सेल्फ हेल्प और मनोविज्ञान को प्रभावित किया। विश्लेषणात्मक दर्शन ने कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉजिक के विकास में योगदान दिया। पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ने हमें मीडिया, राजनीति और संस्कृति के गहरे मायने समझने में मदद की।